वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम लोगों ने इससे पहले शुरू किया था इल्तिहाब या इन्फ्लेमेशन। तो उसमें हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी कि व्हाट इज़ द इन्फ्लेमेशन, उसकी डिफिनीशन यानी उसकी तारीफ़ क्या है, उसके असबाब की बात की थी, कॉजेज़ की। फिर हम लोगों ने बात की थी कि कार्डिनल साइंस ऑफ द इन्फ्लेमेशन वो क्या है, और फिर उसकी टाइप्स की बात की थी। तो मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा, जिन लोगों ने नहीं देखा हो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो, जिससे आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आज इस सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे अक्यूट इन्फ्लेमेशन की। तो अक्यूट इन्फ्लेमेशन, दिस इज आल्सो नोन एज अक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो इसे हम ये अक्यूट इन्फ्लेमेशन कह सकते हैं, इल्तिहाब हाद कह सकते हैं, या इसे हम अक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या हाद इल्तिहाबी रद्द अमल भी कह सकते हैं। दोनों चीज़ें कहलाती हैं, अक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या हाद इल्तिहाबी रद्द अमल। जब हम लोग अक्यूट इन्फ्लेमेशन पढ़ने की बात करते हैं, उसको समझने की बात करते हैं, देखिए इन्फ्लेमेशन एक बड़ा जो है प्रोसेस है। जैसे ही कहीं पर इंजरी होती है, एक इंटीग्रेटेड ट्रेन ऑफ द इवेंट शुरू हो जाता है, कई चीज़ें एक साथ शुरू हो जाती हैं। तो हम लोग जब अक्यूट इन्फ्लेमेशन को समझने की कोशिश करें तो इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। वन थिंग इज द वैस्कुलर चेंजेस एंड अदर इज द सेलुलर चेंजेस। वैस्कुलर चेंजेस से क्या मतलब हुआ कि वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं एट द साइड, जहाँ पर भी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो रहा है, तो वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं। और दूसरी बात, वहाँ पर जो सेल्स हैं, जो उन सेल्स में यानी खलियाती तब्दीलियाँ क्या हो रही हैं। तो इस दो पार्ट में हम लोग इसको पढ़ेंगे। पहला हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे वैस्कुलर चेंजेस की। सबसे पहले इसको रब कर दे रहे हैं, वैस्कुलर चेंजेस की बात करेंगे। तो वैस्कुलर चेंजेस, देखिए जो भी जहाँ पर भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू हो रहा है, तो जो सबसे पहला चेंज आ रहा है वो चेंज आता है माइक्रोवैस्कुलेचर में। एट दैट साइड जहाँ पर भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू हो रहा है, तो वहाँ पर जो माइक्रोवैस्कुलेचर है उसमें सबसे शुरुआती चेंज शुरू होता है। व्हाट इज़ द माइक्रोवैस्कुलेचर? माइक्रोवैस्कुलेचर हमारे आर्टीरियोल्स हैं, आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स। ये कहलाते हैं माइक्रोवैस्कुलेचर। तो सबसे पहला चेंज शुरू होता है माइक्रोवैस्कुलेचर। इसको अगर ऐसे आप समझने की कोशिश करिए, देखिए दिस इज द हार्ट, मान लीजिए हार्ट है हमारा, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। हमें पता है कि ब्लड जो है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द एओर्टा यहाँ से निकलता है और फिर ये पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा है, यहाँ पर बॉडी में सप्लाई हो रहा है। और यहाँ पर जब जो आर्टरीज आ रही हैं, पहले एओर्टा, फिर उससे छोटी आर्टरीज और छोटी आर्टरीज, फिर ये जब टिश्यूज़ में आ रहा है तो ये बहुत सी छोटी छोटी आर्टरीज में कन्वर्ट होता है, दैट आर नोन द आर्टीरियोल्स। ये आर्टीरियोल्स कहलाती हैं। और फिर जो है ये कन्वर्ट होती हैं कैपिलरीज में, यहाँ पर कैपिलरीज होती हैं, ये कैपिलरीज हो गई। तो ये आर्टीरियोल्स से ब्लड आया और यहाँ पर टिश्यू को यहाँ पोर किया उसने, और टिश्यू को यहाँ उसने ऑक्सीजन पहुँचाया, न्यूट्रिशन पहुँचाया, ये सब पहुँचाया। और बाद में टिश्यू से जो है थ्रू द वेन्यूल, छोटी छोटी जो वेनस रिटर्न है वहाँ से ये वापस हुआ और उसके बाद बड़ी वेन में आ गया। और यहाँ पर वेनस रिटर्न जो है ये आ गया राइट एट्रियम में, अब ऊपर से सुपीरियर वेना कावा से और इन्फीरियर वेना कावा से। राइट एट्रियम से फिर ब्लड आया इनटू द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये गया कहाँ पर? लंग्स में। हमारे लंग्स यहाँ पर हैं और यहाँ पर लंग्स जो हैं, यहाँ से लंग्स में, यहाँ पर से ब्लड ने ऑक्सीजन लिया और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आ गया फ्रॉम द लंग्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया और यहाँ से फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुआ। तो दिस पार्ट, दिस आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज और वेन्यूल्स, दिस इज नोन एज द माइक्रोवैस्कुलेचर। तो सबसे पहले जो चेंज आता है वो माइक्रोवैस्कुलेचर में चेंज आता है।
तो इतना क्लियर है कि हम लोग पढ़ रहे हैं अक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। अक्यूट इन्फ्लेमेशन को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, दो कंपोनेंट में समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ है वैस्कुलर चेंजेस, जिसे हमने उरुकी तब्दीलियां कहा, और दूसरी चीज़ है सेलुलर चेंजेस, जिसे हमने खलियाती तब्दीलियां कहा। देखिए कुछ बुक में ये वैस्कुलर चेंजेस को वैस्कुलर इवेंट लिखा है, कहीं वैस्कुलर फिनोमेना लिखा है, तो ये सब एक ही चीज़ है, चाहे आप उसको वैस्कुलर चेंजेस कहिए या वैस्कुलर इवेंट कहिए, वैस्कुलर फिनोमेना कहिए या सेलुलर चेंजेस कहिए। तो पहली चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं वैस्कुलर चेंजेस। वैस्कुलर चेंजेस में हम लोगों ने बात की कि जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन शुरू हो रहा है, सबसे पहले अल्ट्रेशन जो है वो हमारा माइक्रोवैस्कुलेचर में है। और ये अल्ट्रेशन जो है वो दो तरह का अल्ट्रेशन होता है। वन इज नोन एज द हीमोडायनेमिक चेंजेस, हीमोडायनेमिक चेंजेस, और दूसरा है इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमिएबिलिटी। इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी, और एक चीज़ है हीमोडायनेमिक चेंजेस। हीमोडायनेमिक चेंजेस क्या है कि जो ब्लड फ्लो है दैट इज नोन एज द हीमोडायनेमिक्स। तो जिस पार्ट में इन्फ्लेमेशन हो रहा है वहां पर ये ब्लड फ्लो जो है उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, नॉर्मल ब्लड फ्लो आल्टर हो जा रहा है, तो उस चेंजेस को हम लोग कहेंगे हीमोडायनेमिक चेंजेस। और दूसरी चीज़ क्या क्या है कि इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी, वहां पर जो वेसल्स हैं उनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जा रही है। तो इस वैस्कुलर फिनोमेना को हम लोग दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, हीमोडायनेमिक चेंजेस और इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी। सबसे पहले हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि व्हाट आर द हीमोडायनेमिक चेंजेस। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है ना? बिल्कुल। तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जो सबसे पहले शुरू होता है वो जो हमारे स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं वहाँ उनके कैलिबर में और एट द साइट ऑफ द इन्फ्लेमेशन ब्लड फ्लो जो है उसमें शुरू होता है। सबसे पहला चेंज जो आता है दैट इज द ट्रांजिएंट वासो कॉन्स्ट्रिक्शन। ट्रांजिएंटली वहाँ पर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द इंजरी, किसी तरह की भी इंजरी हो जहाँ पर इन्फ्लेमेशन शुरू हो रहा है वहाँ पर ट्रांजिएंट वासो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, मोमेंटरी बिल्कुल होता है। माइल्ड अगर इंजरी होती है, मान लीजिए अगर इंजरी माइल्ड है, इफ़ इंजरी इज़ माइल्ड, तो ये वासो कॉन्स्ट्रिक्शन 3 से 5 सेकंड तक होता है और 3 से 5 सेकंड के बाद ब्लड सप्लाई जो है वो रीएस्टैब्लिश हो जाती है। अगर इंजरी बहुत सीवियर है तो दिस वासो कॉन्स्ट्रिक्शन में गो टू अप टू 5 मिनट्स। तो ट्रांजिएंट वासो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो दिस इज़ द नॉर्मल, मान लीजिए ब्लड वेसल है वहाँ पे, तो अगर यहाँ पर इन्फ्लेमेटरी कोई आया, इन्फ्लेमेशनी कोई इंजरी आई, इन्फ्लेमेशन शुरू हुआ, तो जितने हिस्से में इन्फ्लेमेशन शुरू हो रहा है वहाँ का ये कैलिबर थोड़ा ये कम हो जाएगा, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, तो वहाँ ब्लड सप्लाई घटती ज़रा देर के लिए, मोमेंट्री होता है ये। इसके फ़ौरन बाद क्या होता है, देयर इज़ परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वासोडाइलिटेशन। उसके फ़ौरन बाद वासोडाइलिटेशन होता है। तो ये वासोडाइलिटेशन जो है, अच्छा ये वासो कॉन्स्ट्रिक्शन जो है ये मेनली ये आर्टीरियोल्स में होता है। वासो कॉन्स्ट्रिक्शन इन द आर्टीरियोल्स। और ये जो वासो डायलिटेशन हो रहा है ये मेनली ये भी इफेक्ट करता है मेनली आर्टीरियोल्स को। इसके अलावा जो दूसरे माइक्रोवैस्कुलर है यहाँ पर, यानी ये कैपिलरीज को भी अफेक्ट करेगा, कैपिलरीज को और वेन्यूल्स को। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि पहला स्टेप जो है वासो ट्रांजिएंट वासो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ और उसके बाद परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वासोडाइलेटेशन, यानी ये वासोडाइलेटेशन परसिस्ट करेगा और प्रोग्रेसिव होगा। तो जब वासोडाइलेटेशन होता है तो क्या होगा कि जिस एरिया में इन्फ्लेमेशन हो रहा है वहाँ पर ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, उस पार्ट में ब्लड ज़्यादा आने लगेगा। एक ट्यूब के ज़रिए हम कोई फ्लूइड भेज रहे हैं और जब उस ट्यूब को हमने चौड़ा कर दिया तो जाहिर है कि वहाँ वो फ्लूइड ज़्यादा जाएगा, तो यहाँ पर ब्लड ज़्यादा आने लगेगा। जब ब्लड ज़्यादा आएगा उसकी वजह से ये एरिया जो है जहाँ पर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आ रहे हैं वो रेड दिखेगा, रेड वहाँ पर यानी ब्लड ज़्यादा आ रहा है, और वार्म दिखेगा। तो जो दो साइन थे हम लोगों ने कार्डिनल साइंस पढ़ा था, र्यूबार और कैलर, वो इसको डिनोट करता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में ब्लड सप्लाई बढ़ गई। ठीक है, इतना क्लियर है। अब जब ब्लड सप्लाई किसी एरिया में बढ़ेगी, यहाँ ब्लड ज़्यादा आएगा,
तो यहाँ पर क्या होगा कि इस एरिया में जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। हमारे जो नॉर्मल जो ये माइक्रो सर्कुलेशन है उसमें फ्लो कैसे मेंटेन रहता हो, अगर आपने पढ़ा हो कि देखिए मान लीजिए ये इधर से ब्लड आ रहा है, दिस इज़ द आर्टीरियोलर एंड, और यहाँ से ब्लड आया और यहाँ पर कैपिलरी नेटवर्क बना और यहाँ पर फ्लूइड को उन्होंने जो टिश्यूज़ को सारी चीज़ें यहाँ सप्लाई की, नरिशमेंट और ये सब दिया, और उसके बाद इस एंड से वापस गया, ये वेनुलर एंड है। तो जब हमारी जो माइक्रो सर्कुलेशन है इसमें आर्टीरियल एंड पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी जो ब्लड का फ्लो आ रहा है वो प्रेशर होता है तकरीबन 32 मिलीमीटर ऑफ Hg, और जो वेनस एंड है यहाँ पर जो ये प्रेशर है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर दैट इज़ द 12 मिलीमीटर ऑफ Hg, यानी जो ब्लड आने का फोर्स है वो आर्टीरियोलर एंड पे ज़्यादा है और वेनुलर एंड पे कम है। दूसरा जो प्रेशर है दैट प्रेशर इज़ नोन एज द प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर, ये है 25 मिलीमीटर ऑफ Fg नियर अबाउट। ये जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन है उसकी वजह से ये प्रेशर रहता है। तो ये जो प्रेशर है दिस प्रेशर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ये आउटवर्ड प्रेशर है, ये फ्लूइड को बाहर फेंकने की कोशिश करता है, बाहर निकालने की, और हमारा जो ऑन्कोटिक प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर है ये इनवर्ड प्रेशर है, ये फ्लूइड को अंदर खींचने की कोशिश करता है। तो देखिए क्या होता है कि जब यहाँ से ब्लड आया, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यहाँ पर आर्टीरियोलर एंड पे ज़्यादा है और यहाँ ऑन्कोटिक प्रेशर कम है, थोड़ा ये जो डिफरेंस है उसकी वजह से यहाँ से फ्लूइड जो है वो बाहर आता है इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेसेस आर्टीरियोलर एंड पे। ठीक है, इतना क्लियर है। तो यहाँ पर जब ये फ्लूइड बाहर आया और यहाँ पर फिर यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस में हमारे जो पैरेन्काइमल सेल्स हैं और सारी जो स्ट्रक्चर है उनको इन्होंने यहाँ से नरिशमेंट दिया और गया, और जब ये फ्लूइड जो है आगे आया तो यहाँ पर जो वेनुलर एंड है इसमें वेनुलर एंड में देखिए ऑन्कोटिक प्रेशर ज़्यादा है और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम है। ऑन्कोस्टेटिक प्रेशर जो है इनवर्ड प्रेशर है, तो यहाँ ये फ्लूइड को फिर वापस खींच लेता है। तो फ्लूइड यहाँ से जो फ्लूइड यहाँ से बाहर आया था वो आर्टीरियल एंड से ये वेनुलर एंड पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और इस इंटरस्टेशियल स्पेस में कोई फ्लूइड आमतौर पे बचता नहीं है, और ये हमारी एंडोथेलियम जो है ये बिल्कुल ठीक रहती हैं, यानी ये इंटैक्ट रहती हैं, तो उसकी वजह से कोई प्रोटीन लीक नहीं होती है। अगर बहुत माइन्यूट थोड़ी बहुत प्रोटीन लीक होती है या ये जो फ्लूइड आया था अगर ये थोड़ा बहुत फ्लूइड एब्जॉर्ब होने से रीअब्जॉर्ब होने से रह जाता है तो यहाँ पर हमारी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं और ये लिम्फेटिक के ज़रिए फिर ये ड्रेन आउट हो जाता है और वो टिश्यू नॉर्मल रहता है, वहाँ किसी तरह की स्वेलिंग नहीं आती है, किसी तरह का एडिमा नहीं आता है, तो ये नॉर्मल मेंटेन रहता है जो सप्लाई है। अब क्या हो रहा है कि जब इन्फ्लेमेशन हो रहा है इनटू द इन्फ्लेमेशन तो ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ कर जा रहा है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज़ इंक्रीज्ड। तो और जो हमारा यहाँ पर ऑन्कोटिक प्रेशर था वो प्रेशर तो वही है अभी 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है ना। ये तो ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जब ज़्यादा हो गया तो इनके बीच में जो गैप था वो ज़्यादा बढ़ गया, तो नॉर्मल के कंपैरिजन में यहाँ ज़्यादा फ्लूइड आ गया। एक चीज़ तो ये हुई। दूसरी चीज़ क्या हुई कि हमारी एंडोथेलियम जो है ये लीकी हो जाती है, ये लीकी हो जा रही है एट द साइट ऑफ द इन्फ्लेमेशन। क्यों होती है आगे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो ये लीकी होने की वजह से प्रोटीन रिच फ्लूइड बाहर आ जाता है, प्रोटीन रिच फ्लूइड बाहर आ जा रहा है। अब चूंकि ये जब प्रोटीन रिच फ्लूइड बाहर आ गया तो ये जो ऑन्कोटिक प्रेशर था यहाँ पर ये प्रेशर डिक्रीज कर जा रहा है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। उसकी वजह से ये जो वेनुलर एंड पर फ्लूइड रीअब्जॉर्ब होना चाहिए वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है और प्रेशर आउटवर्ड ही है। तो यहाँ पर एट द साइट ऑफ द इन्फ्लेमेशन देयर इज अक्यूमुलेशन ऑफ द प्रोटीन रिच फ्लूइड जिसे हम लोग कहते हैं इन्फ्लेमेटरी एक्सूडेट, इन्फ्लेमेटरी एक्सूडेट। तो ये जो इन्फ्लेमेटरी एक्सूडेट जमा हो जाता है उसकी वजह से यहाँ पर साइड पे क्या हो जा रहा है, एट द साइट ऑफ द इन्फ्लेमेशन ट्यूमर हो जा रहा है, यानी स्वेलिंग हो जा रही है।
और ये भी एक कार्डिनल साइंस में था वहाँ पर, यहाँ पर वर्म हो जा रहा है। तो देखिए 3 चीज़ हम लोगों ने देख ली कि जिस पार्ट में इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो रहे हैं वो पार्ट जो है रेड हो गया है, उसको छुएंगे तो वार्म है और वहाँ स्वेलिंग आ गई है। क्यों हो रहा है वो हम लोगों ने पढ़ लिया कि ब्लड सप्लाई बढ़ गई, उसकी वजह से वार्म है, रेड है, और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ गया, उसकी वजह से देयर इज अकुमुलेशन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट। तो हम लोग ने सबसे पहले ये पढ़ा कि जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है वहाँ पर जिस पार्ट में वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं, जो माइक्रोवास्कुलेचर है, वहाँ पर सबसे पहले मोमेंट्री वासोकंस्ट्रिक्शन हुआ, फॉलोड बाय वासोडाइलिटेशन। जब वासोडाइलिटेशन हुआ तो क्या हुआ, वहाँ पर ब्लड सप्लाई बढ़ गई, तो वो पार्ट जो है वार्म हो गया और वहाँ पर रेड हो गया। फिर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा, उसकी वजह से फ्लूइड बाहर आया ट्रांसुडेट, और ये ब्लड वेसल्स लीकी हो गई, उसकी तरफ से प्रोटीन बाहर आया, तो प्रोटीन रिच फ्लूइड अकुमुलेट हो गया, जिसे हमने इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट कहा, और वो वहाँ पर जो स्वेलिंग था ट्यूमर के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ। अगला स्टेप जो हुआ उसको समझने से पहले हम लोग जो नॉर्मल ब्लड फ्लो का पैटर्न है उसको समझे। होता क्या है कि हमारी ब्लड वेसल्स में जो ब्लड सेल्स हैं, WBCs, RBCs और प्लेटलेट, सेंटर में RBCs, फिर WBCs और प्लेटलेट, ये सब इंटरमिंगल्ड रहती हैं और ऐसे ट्रैवल करती हैं इन बिटवीन द ब्लड वेसल्स। और ये जो हमारी एंडोथेलियम है और ब्लड सेल्स के बीच में यहाँ पर एक क्लियर कट जोन होता है, वहाँ पर सेल्स नहीं होती हैं, दैट इज़ नोन एज द क्लियर जोन ऑफ द प्लाज्मा, क्लियर जोन ऑफ प्लाज्मा। तो सेल्स जो है वो बीच में ट्रैवल कर रही हैं, यहाँ पर बीच में सेल्स ट्रैवल कर रही हैं, और किनारे जो है ये एरिया खाली है, वहाँ पर सेल्स नहीं होते हैं, दैट इज़ नोन एज द क्लियर जोन ऑफ द प्लाज्मा। तो जब यहाँ से अच्छा ये थे यहाँ जो सेल्स जो ट्रैवल करती हैं इसको कहते हैं लैमिनर फ्लो ऑफ द ब्लड, लैमिनर फ्लो ऑफ द ब्लड, यानी ब्लड जो है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में, इट इज़ आल्सो नोन एज द एक्सियल स्ट्रीम, एक्सियल स्ट्रीम, एक्सियल स्ट्रीम भी कहलाता है, एक्सियल स्ट्रीम, ठीक है। तो ये कहलाता है एक्सियल स्ट्रीम या लैमिनर फ्लो। इसमें क्या है, सेंट्रल में ब्लड सेल्स ट्रेवल कर रही हैं और किनारे जो है वो क्लियर जोन ऑफ प्लाज्मा है। अब जहाँ पर इन्फ्लेमेशन है वहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से फ्लूइड बाहर आ गया, प्रोटीन बाहर आ गई, फ्लूइड बाहर आ गया। जब फ्लूइड बाहर आ गया तो ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ गई, विस्कोसिटी ब्लड की बढ़ गई, और आरबीसीज जो थे इनका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गया। तो ये ब्लड वेसल छोटी छोटी जो हैं वो सब आरबीसीज से बिल्कुल पैक हो जा रही हैं, और विस्कोसिटी ब्लड के बढ़ने से अब यहाँ पर जो ब्लड स्ट्रीम थी उसमें स्लोइंग हो जा रही है, स्लो हो जा रही, वो धीरे, जितनी स्पीड थी वो नहीं रह जा रही है, और अल्टीमेटली वहाँ पर स्टेसिस हो जा रही है। स्टेसिस यानी वो रुक जा रही है, तो ब्लड स्ट्रीम स्लो हो गई, स्टेसिस हो गई। तो जब ये स्टेसिस आगे प्रोग्रेस करती है तब क्या होता है कि ये लैमिनर फ्लो डिस्टर्ब होने की वजह से जो ब्लड सेल्स हैं, स्पेशली द ल्यूकोसाइट, उसमें भी न्यूट्रोफिल्स, ये किनारे की तरफ आ जाते हैं, टूवर्ड्स द इंडोथेलियम, किनारे की तरफ आ जा रहे हैं, इंडोथेलियम की तरफ। इसको हम लोग कहते हैं मार्जिनेशन, मार्जिनेशन यानी मार्जिन की तरफ आ गई, या इट इज़ आल्सो नोन एज पेरीफेरल ओरिएंटेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, पेरीफेरल ओरिएंटेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। तो WBCs ये किनारे आ जा रहे हैं, क्लियर जोन ऑफ जो प्लाज्मा था वहाँ पर आ जा रहे हैं मार्जिन पे, दिस इज नोन एज द मार्जिनेशन या पेरीफेरल ओरिएंटेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। फिर ये ल्यूकोसाइट जो है टेम्परेरी इंडोथेलियम से एडहर हो जाते हैं, और फिर यहाँ से बाहर आ जाते हैं इनटू द दिस एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेस में, जो हमारा पर यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस है, यहाँ पर बाहर आ जाते हैं WBCs. This WBC, especially the neutrophils in the acute inflammation, comes out here. This process is known as immigration. Immigration, या इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन, ट्रांसमाइग्रेशन। तो ये अल्टीमेटली ये हो रहा है कि WBCs बाहर आ जा रहे हैं फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। देखिए जो इन्फ्लेमेशन है उसका मकसद ही यही है कि जिस पार्ट में कोई इन्वेडिंग एजेंट आया है उसको किल करना, उसको एलिमिनेट करना,
और उसको एलिमिनेट करने के लिए हमारी फोर्स जो है वो WBCs हैं और प्लाज्मा में और चीज़ें हैं, उनको बाहर लाना। तो अल्टीमेटली यहाँ पर WBC बाहर आ गया। तो ये जो हीमोडायनेमिक चेंजेस आए, सबसे पहले क्या हुआ, हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले मोमेंट्री जो है वासो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, मोमेंट्री वासो कॉन्स्ट्रिक्शन फॉलोड बाय द वासो डायलिटेशन। वासो डायलिटेशन जो है ये प्रोग्रेसिव है, परसिस्टेंट है। वासो डायलिटेशन की वजह से क्या हुआ, हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वह इंक्रीज़ किया, उसकी वजह से फ्लूइड बाहर आया और हमारी एंडोथेलियम जो थी वो लीकी हो गई और उसकी वजह से प्रोटीन रिच फ्लूइड यहाँ पर बाहर आ गया और ये जो है इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट इसने बनाया। अब जब ब्लड वेसल्स से प्रोटीन ये फ्लूइड बाहर निकल गया तो वहाँ पर स्लोइंग और स्टेसिस हुई। जब स्लोइंग और स्टेसिस हुई तो ये एक्सियल स्ट्रीम या लेमिनर फ्लो डिस्टर्ब हुआ और WBCs स्पेशली द न्यूट्रोफिल्स वो मार्जिन की तरफ आ गए। दिस प्रोसेस इज नोन एज द मार्जिनेशन या पेरीफेरल ओरिएंटेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। और उसके बाद ये एंडोथेलियम से टेम्परेरीली स्टिक किया और उसके बाद वहाँ से बाहर निकल आए into the interstitial spaces and this process is known as the transmigration या इसे हम कहते हैं इमिग्रेशन। दिस इज द हीमोडायनेमिक चेंजेस। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हीमोडायनेमिक चेंजेस को समझने के लिए लुइस नाम के एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो बहुत मशहूर है, लुइस एक्सपेरिमेंट के नाम से। उन्होंने क्या किया कि जो इनर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म है, फोर आर्म का अंदरूनी एस्पेक्ट, इस पे इन्होंने एक ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट किया, फोर्सली चोट किया ब्लंट ऑब्जेक्ट से, और उसके बाद जो है वो वहाँ पर उसका इफेक्ट देखा। तो वो जो इफेक्ट आया उसके इन्होंने कहा दिस इज नोन एज द ट्रिपल रिस्पॉन्स या रेड लाइन रिस्पॉन्स। ठीक, इतना समझ में आई बात? क्या हुआ कि हीमोडायनेमिक चेंजेस को देखने के लिए इनर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म, जो इनर एस्पेक्ट है, इस पे साइंटिस्ट थे लुइस, उन्होंने एक ब्लंट ऑब्जेक्ट से, एक डंडे से यहाँ पर चोट किया, मारा फोर्सली। तो वो जो ऑब्जर्व किया उसके बाद चेंज, उन्होंने उस चेंज को कहा ट्रिपल रिस्पांस या रेड लाइन रिस्पांस। तो यहाँ सबसे पहले क्या हुआ कि जहाँ पर चोट लगा था, उन्होंने मारा था, यहाँ पर एक रेड लाइन अपीयरेंस हुई फ्यू सेकंड के अंदर। जैसे ही मारा उसके बाद एक रेड लाइन आई। ये रेड लाइन क्यों आई? ड्यू टू द लोकल डायलिटेशन ऑफ द वेन्यूल और कैपिलरीज। यहाँ पे मारा तो यहाँ पर जो वेन्यूल और कैपिलरीज थी वो डायलिट हो गए, तो एक रेड लाइन बना। उसके बाद इसके आसपास जो है वो एरिया पूरा ये रेड हो गया। इसे कहा फ्लेयर या ब्राइट रेडिश अपीयरेंस, जिसे फ्लश भी कहा। तो इसके चारों तरफ हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो आर्टेरियोल्स थे वो डायलेट हो गई, एडजेसेंट आर्टेरियोल्स यहाँ डायलेट कर गई। तो पहली चीज़ रेड लाइन आई, दूसरी चीज़ फ्लेयर यानी सुर्खी आ गई इसके आसपास, और तीसरी चीज़ है व्हील। यहाँ पर स्किन जो है यहाँ पर फिर स्वेल कर गई थोड़ी, तो स्वेलिंग या एडिमा हो गया सराउंडिंग स्किन का। यहाँ पर क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर फ्लूइड जो है वो बाहर आया, एक्स्ट्रावास्टेशन। तो दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज द लुइस एक्सपेरिमेंट या ट्रिपल रिस्पांस या रेड लाइन रिस्पांस भी कहलाता है। देखिए बचपन में आपको अगर याद हो, हम लोगों के दौर में जब जो प्राइमरी के टीचर्स थे डंडे से अक्सर मारते थे, या कभी कभी माँ बाप घर पे मारते थे, तो आप देखिए कहते थे गाल पे उंगलियाँ छप गई, उंगलियों के निशान बन जाते थे। तो यही हीमोडायनेमिक चेंजेस वहाँ आ रहा था। तो हीमोडायनेमिक चेंजेस के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया लुइस ने, दैट इज नोन एज द लुइस ट्रिपल रिस्पॉन्स। तो हम लोगों ने बात की अब तक अक्यूट इन्फ्लेमेशन की, हम लोग बात कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने बात की कि अक्यूट इन्फ्लेमेशन को हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक हम लोगों ने बात की कि जो वैस्कुलर चेंजेस हैं, और दूसरी जो है सेलुलर चेंजेस। वैस्कुलर चेंजेस यानी उरूखी तब्दीलियों की हम लोग बात कर रहे थे, उसको हम दो पार्ट में उसको भी हम फिर समझ रहे थे। वन इज़ द दिस हीमोडायनेमिक चेंजेस और दूसरा था इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी। तो हम लोग ने हीमोडायनेमिक चेंजेस जो है अब तक पढ़ा कि जहाँ पर भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो रहा है वहाँ पर जो माइक्रोवैस्कुलेचर में ब्लड फ्लो है उसमें चेंज आ रहा है। और वो चेंज क्या क्या हो रहा है कि मोमेंट्री वासोकॉन्स्ट्रिक्शन फॉलोड बाय द परसिस्टेंट वासोडायलिटेशन। जब वासोडायलिटेशन हुआ तो वहाँ ब्लड सप्लाई बढ़ गई, ब्लड सप्लाई बढ़ी तो ज़्यादा खून गया, वो हिस्सा लाल हो गया, वार्म हो गया। फिर वहाँ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ गया, उसकी वजह से जो स्टर्लिंग फोर्सेस थे वहाँ पर वो डिस्टर्ब हुए और फ्लूइड बाहर आने लगा। और एंडोथेलियम जो थी, कुछ केमिकल मीडिएटर्स आए, उन्होंने एंडोथेलियम को डैमेज किया, तो प्रोटीन रिच फ्लूइड बाहर आया जिसे हमने इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट कहा। जब फ्लूइड बाहर आ गया तो
ब्लड वेसल्स जो थी उनके अंदर जो ब्लड की विस्कोसिटी थी बढ़ गई, आरबीसीज का कंसंट्रेशन बढ़ गया, उसकी वजह से स्लोइंग और स्टेसिस हुई। जब स्लोइंग और स्टेसिस हुई तो लैमिनर फ्लो डिस्टर्ब हो गया। लैमिनर फ्लो डिस्टर्ब हुआ तो WBCs स्पेशली द न्यूट्रोफिल्स ब्लड वेसल एंडोथेलियम के करीब आ गए। दैट प्रोसेस इज द मार्जिनेशन, और उसके बाद वो वहाँ टेम्परेली स्टिक किए और बाहर आ गए इनटू द जो इंटरस्टिशियल स्पेस, वहाँ बाहर निकल आए। दैट प्रोसेस इज नोन एज द इमिग्रेशन या ट्रांसमाइग्रेशन। अब हम लोग अगले पार्ट में, जो इसका दूसरा पार्ट है हीमोडायनेमिक चेंजेस का, इंक्रीज वैस्कुलर परमिबिलिटी, उसकी बात करेंगे। तब तक इसको आप पढ़िए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।